हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो यूनिट है थ्योरी वाइज वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स अगर अगर हम बात करें तो स्पेशली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कई बार कुछ चीजें होती है जो स्पेशली मेंशन नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए जब हम पढ़ेंगे तो थ्योरेटिकली आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है तो थोड़ा हमको क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि सॉल्व कैसे करें उसका कोई फिक्स फॉर्मूला या कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें थर्मोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन दे रखी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है हीट। एंथैल्पी टर्म भी हम काम में ले सकते हैं और हीट भी काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगा। तो अगर ये कह रहा है हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उसको कैसे डिफाइन कर रखा है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंज, या फिर हीट कंटेंट, हीट कंटेंट में चेंज, when the number of moles of the reactant as indicated by the chemical equation have completely reacted। सीधी सीधी सी बात यह है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे डिफाइन कर रखा है? एंथैल्पी में चेंज या हीट कंटेंट में चेंज। कब? जब आपके रिएक्शन दे रखी है और वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए। व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स as indicated by the chemical equation have completely reacted। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो आपके हीट ऑफ रिएक्शन है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन लिखने के तरीके पे डिपेंड करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने अंडरलाइन करा नंबर ऑफ मोल्स और इंडिकेटेड, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हीट ऑफ रिएक्शन होगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये एक इक्वेशन लिखी एग्जांपल के लिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हीट ऑफ रिएक्शन कोई सी भी रिएक्शन के लिए लिखी जा सकती है। अगर हम स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो स्पेसिफिकली उसका नाम चेंज हो जाएगा। ये एक कॉमन टर्म है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है कि ये हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई। कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है कौन सा ले रखा है? ग्रेफाइट। और ऑक्सीजन हमने ले रखा है जो कि गैसेस फॉर्म है, और रिएक्शन करके बना रहे कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रैकेट में या आगे लिखा हुआ है डेल एच नॉट 298 इक्वल्स टू माइनस 303.5 किलो जूल। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए। मतलब ये जो रिएक्शन आपके शो हो रही है बैलेंस फॉर्म में, उसकी हीट ऑफ रिएक्शन ये है। अब यहां पर इसने जो मेन कंडीशन दी है, हीट कंटेंट व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एज इंडिकेटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन हैव कंप्लीटली रिएक्टेड। अब ये वाला जो कंसेप्ट है उससे होता क्या है कि जब न्यूमेरिकल आता है तो हमको ये कंसेप्ट कैसे काम में लेना है, उसको सिंपल सा आप ध्यान ये रखिए कि इस इक्वेशन के लिए ये हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा, ये पूरी इक्वेशन है, इसको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हीट ऑफ रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो उसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो इसको भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो जब न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, इसलिए आपको टिपिकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत क्या है कि या तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करते, या फिर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए जो सिंपल फॉर्मूला हमने याद कर रहा है उसमें वैल्यू पुट करिए और सॉल्व हो जाए। यहाँ पर आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। तो जब आपको इक्वेशन बनानी है तो आप इक्वेशन बनाने के लिए 2 से गुणा भी कर सकते हैं, 2 से भाग भी दे सकते हैं, 3 से गुणा भी दे सकते हैं, 3 से भाग भी दे सकते हैं, ईटीसी। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से उसको समझेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको मैंने जो कंसेप्ट बताया सिंपल सा, वो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इक्वेशन को जिससे भी गुणा या भाग करूंगा, हीट ऑफ रिएक्शन को भी उससे गुणा या भाग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड कंडीशन है। जैसे मैंने कहा डेल एच नॉट 298, अगर इस टाइप से दे रखा है तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन की? टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन और प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आप अलग से ध्यान रख लेना। ये आपकी कंप्लीट हो गया एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बॉब कैलोरीमीटर। अब बॉब कैलोरीमीटर किस काम में आता है? ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है कि बॉब कैलोरीमीटर क्या मेजर करने के काम में आता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? मेजर डेल ई फॉर अ रिएक्शन।
तो बॉब कैलोरीमीटर किस काम आता है? डेल ई मेजर करने की। ये आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो डेल एच नॉट है और नीचे 298 है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड के लिए हमने एक टेम्परेचर मेंशन किया 298 केल्विन। तो देखा ये गया है कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और उसी के बेस पे एक आपके लॉ है या इक्वेशन आप कह सकते हो, किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन एक्चुअल में बता क्या रहा है वो अभी आप देखेंगे, फॉर्मूला से आपको क्लियर हो जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या दे रखा है? डेल एच टी टू इक्वल्स टू डेल एच टी वन प्लस डेल सीपी टी टू माइनस टी वन। अब इसको अगर मैं डिफरेंट फॉर्म में लिखूं तो यहां लिख देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं डेल एच टी टू माइनस डेल एच टी वन इक्वल्स टू डेल सीपी टी टू माइनस टी वन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां पर आप जब इनके नोटेशन का मीनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इक्वेशन बता क्या रही है। तो जो नोटेशंस की मीनिंग है वो क्या है? डेल एच टी टू क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर टी टू। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी आप कह सकते हो। हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर टी टू टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन। और डेल एच टी वन क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर टी वन। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन का जो रिलेशन है वो बताता है किरचॉफ इक्वेशन, कि अलग अलग टेम्परेचर पर जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या इक्वेशन आएगी, वो आपके किरचॉफ इक्वेशन बताती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किरचॉफ इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है और ये एक्चुअल में बता क्या रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये हीट ऑफ रिएक्शन बता रहा है एट डिफरेंट टेम्परेचर, और इक्वेशन क्या आ रही है कि जो दोनों टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन का जो डिफरेंस है जो मैंने यहां बताया है वो किसके बराबर आ रहा है? डेल सीपी टी टू माइनस टी वन। अब डेल सीपी क्या है वो देखो, यहां पर आपके मेंशन है। डेल सीपी क्या है? डिफरेंस ऑफ द हीट कैपेसिटीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी में डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी में डिफरेंस। इस वजह से आपके क्या आ रहा है? हीट ऑफ रिएक्शन क्या आ रही है? डिफरेंट। क्यों? देखिए नीचे भी मैंने मेंशन कर रखा है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसलिए आपके जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट आ रही है, और इसलिए जो है डेल सीपी की वैल्यू आ रही है। सीपी जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है? अलग अलग होता है। तो उसको हमने डेल सीपी से मेंशन किया है। यहां पर हमने कहा है डेल एच टी टू, डेल एच टी वन, और ये हो गया डेल सीपी, डिफरेंस ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। उसके बाद इसी इक्वेशन को, किरचॉफ इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल ई टी टू इक्वल्स टू डेल ई टी वन प्लस डेल सी वी टी टू माइनस टी वन। तो देखिए आपको पता है कि जो हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर पर वो एंथैल्पी के बराबर है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो यहां पर हमने एट कांस्टेंट प्रेशर बात की थी तो डेल एच नोटेशन था और सीपी था। यहां पर हमने बात करी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो डेल ई नोटेशन है, डेल ई टी टू इक्वल्स टू डेल ई टी वन प्लस यहाँ डेल सी वी हो गया। तो दोनों आपके इक्वेशन है किरचॉफ इक्वेशन, आपको ध्यान रखनी है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्पेसिफिक हीट क्या है? डिफरेंट है। हीट स्पेसिफिक कह सकते हैं या हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस वजह से जो है ये आपके डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पर डेल सीपी की वैल्यू में अगर मैं जीरो कर दूं तो ओवरऑल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब आपके जो सीपी है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में पूछ रखा है, थ्योरेटिकली भी पूछ रखा है और इक्वेशन वाइज भी एग्जाम में पूछ रखा है। नेक्स्ट दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। थर्मोकेमिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी पे पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, क्या दे रखा है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी और हीट कंटेंट
एंथैल्पी में या हीट कंटेंट में चेंज की बात कर रहा है। व्हेन 1 मोल, ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पर कंडीशन है 1 मोल। अभी मैंने आपको हीट ऑफ रिएक्शन की बात करी थी, वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। यहां पर कंडीशन फिक्स है 1 मोल के लिए। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब ये जो 1 मोल है, एक्चुअल में ये बात हो रही है प्रोडक्ट की, कि आपको प्रोडक्ट 1 मोल बनाना है। रिएक्टेंट आप कितने चाहो उतने ले सकते हो। साथ में एक कंडीशन और है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, तो प्रोडक्ट आपको बनाना है कितना, 1 मोल, पहली बात। दूसरा क्या कंडीशन ऑफ अ कंपाउंड, इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब उसको स्टार्टिंग में जो रिएक्शन है उसको एलिमेंटल फॉर्म में आपको लेना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एलिमेंटल फॉर्म भी जो है वो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो वाली लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कार्बन लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे साथ के साथ फिजिकल स्टेट भी ध्यान रखनी है कि कार्बन की जो फिजिकल स्टेट है स्टैंडर्ड में वो कौन सी है, सॉलिड, तो ये मुझे सॉलिड लेना है। और ऑक्सीजन की कौन सी है, ऑक्सीजन की कौन सी है, गैस, तो गैस लेना है मुझे। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी और हीट कंटेंट व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड फॉर्म में गैस, तो गैस होना चाहिए। कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉलिड, सॉलिड होना चाहिए। तो ये आपने दोनों ले लिया, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में ले लिए, स्टैंडर्ड स्टेट में ले लिए, और आपने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो 1 मोल बनाना है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बनाना है, तो कार्बन आपने सिंपल C लिख दिया और ऑक्सीजन क्या लिख दिया, O2 लिख दिया, ठीक है। ये आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मुझे HCl के लिए लेना है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, HCl। अब HCl किससे बन रहा है, इसके कॉन्स्टेंट एलिमेंट से। कॉन्स्टेंट एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन मुझे किस फॉर्म में लेना है, गैस फॉर्म में। क्लोरीन मुझे किस फॉर्म में लेना है, गैस फॉर्म में। अब मुझे क्योंकि प्रोडक्ट 1 ही मोल बनाना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो मुझे हाइड्रोजन गैस के मोल कितने लेने पड़ेंगे, हाफ, और क्लोरीन के कितने लेने पड़ेंगे, हाफ। इसको मुझे इसी फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। यहां पर मैं इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखूंगा, चेंज नहीं कर सकता। चेंज इन द सेंस मैं इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो ये आपके जो डेल एच है ये चेंज हो जाएगा, फिर ये हीट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई सी भी आप रिएक्शन लिखते हैं उसकी कोई ना कोई हीट ऑफ रिएक्शन होगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन लिखी हुई, ये हीट ऑफ रिएक्शन है, मैंने कहा था हीट ऑफ रिएक्शन ब्रॉड सेंस में उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो फिर वो हीट ऑफ रिएक्शन तो तब भी रहेगा, लेकिन फिर वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि जब मैं हीट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, डेल एच। डेल एच का मतलब है हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं इसको सिंपल कहूं कि जब हमने पहले भी पढ़ा होगा कि भाई डेल एच की मैं बात कर रहा हूं, तो डेल एच इन द सेंस ऑफ रिएक्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बेसिक सेंस में यही कहते हैं। और अब मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में मैं जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहा हूं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में किस सेंस में कह रहा हूं कि मैंने हीट ऑफ रिएक्शन को क्या मान लिया, 0। तो वो एक्चुअल में क्या है, एचपी है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी है, उसको मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहा हूं। तो रिएक्टेंट की 0 कैसे होगी, तो रिएक्टेंट की 0 कैसे होगी कि यहां पर हमने एलिमेंटल फॉर्म में जो एंथैल्पी है वो क्या मान रखी है, 0 मान रखी है, कि भाई ये जो एलिमेंटल फॉर्म है इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, 0। तो ओवरऑल जो आपके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की मैंने 0 मान ली। तो देखो नीचे वाली लाइन में मैंने एक मेंशन कर रखा है कि क्या क्या आप ऑल्टरनेट टर्म्स काम में ले सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, ये भी आप कह सकते हैं, इसको इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, और तीसरी टर्म क्या है, हीट कंटेंट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, या हीट कंटेंट ऑफ द कंपाउंड। अब यहां पर जो मेन जो है इस डेफिनेशन का जो मेन बिंदु है वो क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। स्टैंडर्ड शब्द ध्यान रखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, स्टैंडर्ड स्टेट। और एलिमेंटल फॉर्म या एलिमेंट्स कह सकते हो आप, इज 0। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो एलिमेंटल फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। ये आपको ध्यान रखना, तभी आपने डेफिनेशन में ये लिया है रिएक्टेंट साइड।
तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करा, रिएक्टेंट की जीरो है तो प्रोडक्ट की इक्वल टू क्या आ गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन से एलिमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ डेल एच नॉट एफ, इसका मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। जीरो किस किस के लिए है, जैसे हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में तो जीरो है, क्लोरीन है गैसियस फॉर्म में तो जीरो है, ब्रोमीन जो है, अगर ब्रोमीन की मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड अगर लिखा हुआ है तो जीरो होगा। कार्बन की बात करूं तो अगर गैस फॉर्म में लिखा है तो जीरो नहीं होगा, लेकिन सॉलिड में लिखा है तो जीरो होगा। अब सॉलिड में भी अगर मैं डिटेल में जाऊं तो ग्रेफाइट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू डायमंड, तो ग्रेफाइट को हम इसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं, उसकी जीरो होगी। अब नीचे क्या दे रखा है, किसकी जीरो नहीं है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ब्रोमीन अगर गैस दे दिया तो ये जीरो नहीं होगी क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हमने लिक्विड मानी है। अगर डायमंड दे दिया तो ये जीरो नहीं होगी क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हमने क्या मानी है, ग्रेफाइट मानी है। और सॉलिड लिक्विड करेंगे तो वो एक अलग केस हो जाएगा। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ रखे हैं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका जीरो होगा और किसका नहीं होगा, और जो एग्जाम में पूछ रखे हैं एग्जाम्पल वो मैंने मेंशन कर दिए। खास करके ब्रोमीन और कार्बन के पूछते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन गैस जो है वो जीरो नहीं है, ब्रोमीन लिक्विड जीरो है, और कार्बन डायमंड जीरो नहीं है, कार्बन ग्रेफाइट जीरो है। तो एक तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है एक मोल वाली प्रोडक्ट की, और दूसरा ये जो है मेन कि भाई किसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और किसकी जीरो नहीं है। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा, जो रिएक्टेंट साइड है उसकी जीरो आनी चाहिए, और फिर आपकी क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट की आ जाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो डेफिनेशन है और ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे दे रखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन और हीट ऑफ कंबशन। देखिए कंबशन को हिंदी में दहन कहते हैं, आप सब जानते हैं कि दहन का मतलब या कंबशन का मतलब क्या होता है। कोई भी आपके कंपाउंड दे रखा है उसको आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना होता है, और लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वहां तक आपको उसकी रिएक्शन करानी है, उसको कंबशन कहते हैं। अगर आप लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन देंगे तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, अगर आप उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देंगे तो वो कंबशन कहलाता है। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन की अगर हम बात करें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करें तो क्या दे रखा है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन हीट कंटेंट, डिफाइंड एज द चेंज इन हीट कंटेंट व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड when 1 mole of the compound is completely oxidized। तो कंबशन की कंडीशन क्या है कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज आपको उसको करना है। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी भी हो सकती है, और 1 मोल किसका है जिसको आपको ऑक्सीडाइज करना है, जिसका आपको कंबशन करना है। तो देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमने कंडीशन क्या ली थी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जिसका आप कंबशन कर रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए। तो हर डेफिनेशन अलग अलग चल रही है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मीथेन ले रखा है, मीथेन का अगर आप कंबशन करेंगे तो जो एंड प्रोडक्ट है आफ्टर कंबशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए कि आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया, तो ये रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी। अब ये आपके मीथेन गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म, और वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में मतलब गैस फॉर्म में। ठीक है, डेल एच नॉट 298 इक्वल्स टू माइनस 890.4 किलो जूल। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 298 दे रखा है, मतलब आपको बता दिया स्टैंडर्ड की कंडीशन क्या है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके है हीट ऑफ कंबशन। देखिए ध्यान ये रखना कि आपके डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट नाम दे रखा है, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, हीट ऑफ कंबशन दे दिया, ये आपके स्पेसिफिक कंडीशन की टर्म्स है। लेकिन अगर आप मैं कहूँ हीट ऑफ रिएक्शन तो ये ब्रॉड सेंस है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए आप हीट ऑफ रिएक्शन टर्म काम में ले सकते हैं। जैसे इसके लिए भी मैं कह सकता हूँ हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है उसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन ये है। लेकिन अगर मैं इक्वेशन को चेंज कर दूंगा तो भी हीट ऑफ रिएक्शन रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हीट ऑफ कंबशन नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हीट ऑफ रिएक्शन ये मैंने इक्वेशन को 2 से गुणा करा तो हीट भी 2 से गुणा हो जाएगा, लेकिन फिर वो जो इक्वेशन है या जो वो जो हीट की वैल्यू है वो फिर आपकी हीट ऑफ कंबशन नहीं है, क्योंकि हीट ऑफ कंडीशन कंबशन आपने कंडीशन अप्लाइड कर दी। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कि जो हम स्टैंडर्ड कंडीशन में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड फिक्स है। मतलब मैंने कहा कि हीट ऑफ कंबशन कंडीशन क्या है, 1 मोल की बात हो रही है, तो ये फिक्स हो गया क्योंकि 1 मोल के लिए आ रहा है ये, तो ये हीट ऑफ कंबशन फिक्स हो गया। लेकिन अगर मैं हीट ऑफ रिएक्शन की सेंस में बात करूं तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो अब हीट ऑफ रिएक्शन जब 2 से इसको गुणा करूंगा इक्वेशन को तो वो चेंज हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगी।
लेकिन अब वो जो 2 से गुणा के बाद जो वैल्यू आएगी वो हीट ऑफ कंबशन नहीं होगी। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। ठीक है, आगे दे रखा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड मटेरियल कैन बी नोन एज हीट ऑफ कंबशन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किस चीज को बता रही है, हीट ऑफ कंबशन को बता रही है। किसको बता रही है? हीट ऑफ कंबशन को बता रही है। उसके बाद है हीट ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिस भी कंपाउंड का आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, तो आपको जिसका भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका 1 मोल लेना है और उसको इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, मतलब कम से कम सॉल्वेंट इतना होना चाहिए कि जब आप और सॉल्वेंट ऐड करें तो उसमें कोई हीट चेंज ना हो। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? चेंज इन हीट कंटेंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in such an adequate amount of solvent that on further adding solvent no heat change occur। मतलब आपको 1 मोल सॉल्यूट को इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है कि उसमें जितना हीट चेंज होना है वो हो जाए, उसके बाद जब आप फर्दर सॉल्वेंट ऐड करें उसमें कोई हीट चेंज ना हो, तो जो हीट चेंज हुआ वो हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। अब देखिए, उदासीनीकरण ऊष्मा आप कह सकते हो हिंदी में, या कई बार आपने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। होता क्या है? एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। ये आपने पढ़ी होगी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन आप बेस के साथ करा रहे हो और वो क्या बना रहा है? सॉल्ट और वाटर। जैसे एग्जांपल ले लें, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर, ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? कि हमने पहले जब सेपरेटली रख रखा था तो एक एसिड था एक बेस था, जब दोनों को मिला दिया तो अब जो सॉल्ट बना वो एक्चुअल में न्यूट्रल है। सॉल्ट और वाटर दोनों क्या है? न्यूट्रल है। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कह रहे हैं ना। तो अब ये एसिड ना रहा ना बेस रहा। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं तो जो हीट रिलीज हो रही है उसको हम कह रहे हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है कि एसिड और बेस एक एक तुल्यांक की होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर मोल की बात नहीं हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही है? मोल की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? तुल्यांकी की। जैसे मान लीजिए अब यहाँ तो मैंने लिखा HCl और NaOH, तो आपने 1 1 लिख दिया, लेकिन अगर मैं H2SO4 लिखता तो फिर क्या करते? H2SO4 और NaOH ले लेता, तो या तो आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2NaOH लिखते, लेकिन कंडीशन मैंने क्या कहा? एक तुल्यांक की, तो NaOH तो NaOH ही रहता है, H2SO4 को 1/2 लिखना पड़ता है आपको। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके हीट और न्यूट्रलाइजेशन की जब आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो एसिड और बेस कितना होना चाहिए? 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो हीट निकलेगी वो होगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं, चाहे वो कोई से भी लूं, क्योंकि बेसिकली रिएक्शन कर कौन रहा है? H+ और OH-, क्योंकि ये जो NaCl है ये तो आयनस फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट तो आयनस फॉर्म में रहेगा। बेसिकली हुआ क्या? H+ और OH- जुड़ा। तो अब कंडीशन क्या है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलती है। अब फिक्स क्यों है? क्योंकि अगर मैंने कहा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब 100% आयनाइज है, उसको आयनाइज करने के लिए कोई एनर्जी अलग से नहीं देनी पड़ रही, तो पहले से 100% आयनाइज है, फिर वो H+ और OH- मिलके क्या कर रहे हैं? वाटर बना रहे हैं और हीट निकाल रहे हैं, और वो हीट क्या कहला रही है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूंगा, चाहे वो कोई से भी हो, उनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो डेटा है वो फिक्स है। वो कितना है? -57.32 किलो जूल या फिर -13.69 किलो कैलोरी। अब यूनिट इतनी लिखी हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है पर इक्विवेलेंट की बात हो रही है, मतलब एसिड एक इक्विवेलेंट है और बेस एक इक्विवेलेंट है, तो इतनी हीट निकलेगी। -13.69 किलो कैलोरी या फिर -57.32 किलो जूल। अब ये जो डेटा है ये किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जगह अगर मैंने एक भी वीक ले लिया, जैसे मान लो ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बेस वीक ले लिया, या फिर एसिड वीक ले लिया बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया, मतलब दोनों में से एक वीक कर दिया कि स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की तुलना में क्या होगी? थोड़ी कम होगी। और अगर दोनों ही वीक ले लिए तो उसकी और कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चारों केस हैं, 4 केस कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग और वीक वीक। सबसे ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसका है? इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब कई बार बच्चे क्या है कि ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। कैसे? कि जैसे मान लो सपोज कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है -13.69 और स्ट्रॉन्ग वीक का डेटा आ रहा है -13.0। तो अब बच्चे दिमाग क्या लगाएंगे, सर -13.69 तो जो है वो कम है और -13.00 वो क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में अगर ज्यादा होता है तो वो कम होता है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव जो है वो केवल ये बता रहा है कि हीट रिलीज हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, ज्यादा हीट किस में निकल रही है, तो अगर मैं ये नेगेटिव की बात करूं तो ये तो हीट रिलीज को बता रहा है, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के लिए है, और जैसे ही आप एक भी वीक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की है और सबसे कम किसकी है, वीक और वीक की। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो ये हो गया कि भाई कम किसके ज्यादा किसके, और डेटा कितना है, डेटा भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब कारण ये आता है कि भाई वीक की कम है तो कम क्यों है, तो अभी मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया। कैसे बता दिया? कि जो स्ट्रॉन्ग है वो 100% पहले ही आयोनाइज है, उसको केवल रिएक्शन करना है और हीट निकालनी है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी वीक है तो उसको आयोनाइज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो 100% वीक का मतलब जो 100% आयोनाइज नहीं है, तो उसको आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में से क्या होगी, काम में आ जाएगी। मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो हीट निकल रही है उसमें से कुछ किस में काम आ गई, आयोनाइजेशन में काम आ गई। तो ये जो आयोनाइजेशन में जितनी काम आ गई उतनी क्या हो जाएगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वही आपकी डेफिनेशन आ गई, हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है कि भाई वीक एसिड और वीक बेस की जो हीट ऑफ आयोनाइजेशन वो क्या है, तो वो कैसे डिफाइन करूंगा कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जो कमी आ रही है वो, जैसे मान लो ये वाला केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, इसका डेटा अगर मान लो आ रहा है 13.0, इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है 6.69, तो वो 0.69 क्या हीट ऑफ आयोनाइजेशन है किसका, वीक बेस का। अगर मैं ये वाला केस ले रहा हूं तो वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसका है, सॉरी हीट ऑफ आयोनाइजेशन किसका, वीक एसिड का। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के लिए जितनी हीट निकलनी चाहिए थी उससे जितनी कम हीट निकलेगी, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, हीट ऑफ आयोनाइजेशन। इसका मतलब जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकली उसमें से कुछ काम आ गई और वो किस में काम आई, आयोनाइजेशन में, तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, आगे दे रखा हीट ऑफ ट्रांजिशन। 1 मोल ऑफ 1 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हेन कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स। तो जो हीट ऑफ, जो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होती है, हीट ऑफ ट्रांजिशन। इसका सिंपल सा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो 1 मोल सब्सटेंस आपने लिया, उसके एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो आपकी हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं उदरपातन। तो सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है या उदरपातन का जो प्रोसेस है वो है क्या, कि कंपाउंड जो है या जो भी सब्सटेंस है वो क्या है कि सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इसमें लिक्विड में। तो 1 मोल कंपाउंड को सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए वो आपकी हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया आयोडीन का। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैस फॉर्म में। तो यहाँ जो डेल एच है वो कितनी आ रही है, 62.07 किलो जूल। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने ये कहा है कि सब्लिमेशन के लिए आपको हीट देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप हीट देंगे तो सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। और हीट ऑफ ट्रांजिशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कि स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहा है या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने साइन के भी, हीट ऑफ कंबशन नेगेटिव आता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर आपके हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये नोटेशन जो है प्लस माइनस ये भी आपको बताएगा कि हीट आपको देनी पड़ रही है या हीट आपके निकल रही है। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब देखिए डायरेक्ट अगर हम देखा जाए थ्योरेटिकली तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे या नेग्लिजिबल क्वेश्चन मिलेंगे आपको थर्मोकेमिस्ट्री में, लेकिन इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल काफी सारे पूछे जाते हैं। तो जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो आप देखना जो थर्मोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो दो चीज पे बेस्ड है, एक तो हैस लॉ पे बेस्ड है, दूसरा हीट ऑफ रिएक्शन की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उस पे बेस्ड है। और मैंने आपको जो बताया कि भाई मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ये दो चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हैस लॉ है क्या, हैस लॉ ये कह रहा है कि अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं
रिएक्शन कर रहे हैं मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मैंने बनाया पहले स्टेप में R लिया और इससे बनाया प्रोडक्ट P। तो ये जो आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया एक स्टेप में, जिसको मैंने स्टेप नंबर 1 कह दिया, उसमें जो हीट चेंज होगा वो हीट चेंज किसके बराबर होगा कि आप क्या करते, दूसरा ऑल्टरनेट पाथ लेते, उसमें आपने R से बनाया A से बनाया B से बनाया C और C से बनाया P। तो हेस लॉ क्या कह रहा है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कैसे जा रहे हैं या कैसे पहुंच रहे हैं, उस पे हीट डिपेंड नहीं कर रही, ओवरऑल हीट क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसको फॉलो करूं तो एक स्टेप में जो हीट चेंज हुआ वो किसके बराबर आएगा, सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आप रिएक्शन कितनी स्टेप में कराएं, कोई से भी पाथ से कराएं, उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब ये है कि ओवरऑल जो हीट चेंज आएगा वो सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो ये कंसेप्ट आपको काम में आएगा न्यूमेरिकल के टाइम पे कि आप रिएक्शन को कैसे लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसको अलग अलग पाथ में लिख भी दिया तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो तो सेम ही है। तो उस केस में जो आपके हीट चेंज है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और आपके क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पाथ चाहे कुछ भी हो, ओवरऑल हीट चेंज सेम होगा। तो यहां पर मैंने रिएक्शन एक पाथ में करा दी, यहां पर कितने पाथ लगे, 1 2 3 और ये 4, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया, प्लस इसमें 5 भी कर लीजिए ये। तो यहां पर आपके एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, मतलब 4 स्टेप की जो हीट चेंज है वो इसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ये आपके है हेस लॉ। ये क्या है, हेस लॉ। लास्ट आपके थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी में लास्ट पॉइंट जो दे रखा है वो है बॉन्ड एनर्जी। देखिए बॉन्ड एनर्जी पे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा। सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ये है कि एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है, या फिर एक मोल बॉन्ड बनने के बाद जो हीट रिलीज हो रही है, वो आपकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। या सिंपल से अगर मैं कहूं, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है वो बॉन्ड एनर्जी है, या एक मोल बॉन्ड बनने के बाद जो हीट रिलीज हो रही है वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। बहुत ज्यादा यहाँ बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो ये आपके थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट था। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पहले सॉल्व नहीं हो रहे थे अब कुछ हद तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो बचे कुछ क्वेश्चन है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें आपके और क्लियर हो जाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे और आई थिंक उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।